कोची से एक बड़ी खबर है। यहां पर हादसे में उत्तराखंड के रहने वाले एक नेवी ऑफिसर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ग्लाइडर एक ब्रिज से टकरा गया था, जिससे हादसा हो गया। हादसे के समय ग्लाइडर में 2 अधिकारी सवार थे, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट राजीव झा की मौत हो गई है। तो खबर आ रही है केरल से, जहां पर कोची के पास हादसा हुआ है। ग्लाइडर पर 2 ऑफिसर थे। बताया जा रहा है कि हादसे में उत्तराखंड के रहने वाले एक नेवी ऑफिसर की मौत हो गई है। ग्लाइडर एक ब्रिज से टकरा गया है, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे के समय ग्लाइडर में 2 अधिकारी सवार थे, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट राजीव झा की इसमें मौत हो गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये ग्लाइडर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्लाइडर एक ब्रिज से टकराया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त 2 अधिकारी इस ग्लाइडर को उड़ा रहे थे, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट राजीव झा की मौत बताई जा रही है। और बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी इस वक्त उत्तराखंड एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, यह हादसा कहां पर हुआ है और क्या ये केरल में ही तैनात थे जिस अधिकारी की मौत हुई है? जी नीलू, देखिए 2 अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट राजीव झा और पेटी ऑफिसर सुनील कुमार। ये दोनों नेवी के लिए काम कर रहे थे और ये अपने रूटीन शेड्यूल में थे, सॉर्टी शेड्यूल में थे। ग्लाइडर रोज उड़ाते थे, तो आज सुबह भी इन्होंने उड़ाया है। और बताया जा रहा है कि कोच्चि के आउटस्कर्ट में एक ब्रिज है जिसका नाम है कोकू मेंडी ब्रिज। वहां पे जाके इनका ग्लाइडर अचानक उससे टकरा के और क्रैश हो गया और मौके पे ही दोनों की मौत हो गई। और ये ब्रिज जो है, जो आईएनएस गरुड़ा है, हमारा नेवल बेस है, उसके बहुत पास है। इसलिए वो इंटायर इलाके से भी थोड़ा सा वहां पर पुलिस वगैरह तैनात है, जो बता रहे हैं हमारे साथी केरल से। वहाँ विशेष निगरानी रखी जा रही है। और ये जो आपके लेफ्टिनेंट राजीव जहाँ है, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, जबकि पेटी ऑफिसर सुनील कुमार ये बिहार से थे। फिलहाल अभी इतना पता चल पाया है और उस मामले में सदर्न नेवल कमांड जो है उसने जांच के आदेश दे दिए हैं कि पता लगाने के लिए कि हादसा हुआ तो क्यों हुआ। और फिलहाल अभी तक इतनी जानकारी मिल पाई है। चलिए अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अनुपम बता रहे थे कि किस तरह से ये ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, एक ब्रिज से टकरा गया, जिसको 2 अधिकारी उड़ा रहे थे, नेवल अधिकारी थे। और ये दोनों अधिकारी मारे गए, जिसमें से एक अधिकारी उत्तराखंड के बताए जा रहे नवीन झा, और दूसरे अधिकारी की बात हो रही है कि वो बिहार के रहने वाले थे। हालांकि अब जांच की बात जरूर हो रही है कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई है। और कानपुर देहात से खबर लेते हैं। इलाके के गहोलिया गांव में पिछले 8 दिनों से लापता लड़की का नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर ही खेत में नाबालिग लड़की के बाल और कपड़े भी कंकाल के पास से ही मिले हैं। कपड़ों के जरिए ही लड़की की पहचान की गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 15 वर्ष की लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की के पिता ने अपने 2 भाइयों के विरुद्ध तहरीर दी है। उन पर आरोप लगाया है कि उनसे उनकी रंजिश चल रही थी, जमीन का विवाद चल रहा था और उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि तुमको देखेंगे। और उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर हमारी बच्ची की हत्या की है। इससे शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों बातचीत करने के लिए सौरभ मिश्रा इस वक्त कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, खबर ये आई कि लड़की का शव तो अब मिल गया है, कंकाल बरामद हुआ है, कपड़ों से इसकी पहचान कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 दिन से ये लड़की गुमशुदा थी, लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरह से कोई तत्परता नहीं दिखाई इसे ढूंढने के लिए। अब जब शव मिला है तो कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जो परिजनों से हमारी बातचीत हुई, ये मामला बेहद पेचीदा नजर आ रहा है। पहले इस लड़की की लापता होती है और जब इसकी उम्र पूछी जाती है 16 वर्ष है, तो हंस करके पुलिस इसको टाल देते हैं और उसके परिजनों को वहां से भगा देते हैं। जब ये बार-बार परिजन अधिकारियों की चौखट पर जाते हैं, तब जाकर के गुमशुदगी दर्ज होती है और उसके बाद एक कंकाल मिलता है जिसमें कपड़े मिलते हैं, कुछ बाल मिलते हैं और परिजन जाकर के उसको शिनाख्त करते हैं कि हाँ, ये मेरी बेटी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि गांव से 300 मीटर दूरी पर ये शव बरामद हुआ है, ये कंकाल बरामद हुआ है, वो 300 मीटर दूरी पर पुलिस उसे ढूंढ क्यों नहीं पाई? और अब जब परिजन आरोप लगा रहे हैं, परिजनों को इस बात की आशंका, उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी नृशंस हत्या की गई है और उसके कंकाल का महज सर मिला है, बाकी का हिस्सा कहाँ है? 8 दिनों से उसका शव को कुत्ते उसने जानवर नोच के खाते हैं और 300 मीटर दूरी गांव से महज। और पुलिस क्या कर रही थी 8 दिनों से? सौरभ, इसमें किसी को नामजद किया गया है? जबकि पिता लगातार इस बात को मीडिया के सामने कह रहे हैं।
देखिए, जैसे ही ये मामला हुआ तो उसके बाद से लगातार 6 घंटे तक पुलिस इनके परिजनों को अपने साथ रखा है। किसी मीडिया कर्मी से बात करने को नहीं दिया गया। उसके बाद परिजनों ने जो बयान दिया वो अलग है और तहरीर जो है वो बिल्कुल अलग है। तहरीर में पुलिस के पास जो लिखकर तहरीर गई उसमें लिखा है कि जमीनी विवाद है और इसमें उनके दो भाई शामिल है और कुछ 3 लड़के जिन्होंने लड़की के संग रेप को अंजाम दिया था। और अब पुलिस रेप की बात को पूरी तरीके से नकार रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब कंकाल मिलेगा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शव नहीं मिला है तो कैसे पुष्टि होगी कि क्या घटना उसके संग हुई थी। 8 दिनों तक एक बेटी लापता रहती है, उसका गुनाह ये रहता है कि वो गरीब तबके की है, उसके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, तो अब पुलिस के सामने ये है कि तहरीर में कुछ और बातें निकलकर सामने आई है और जो परिवारीजन है वो कुछ और कह रहे हैं। पुलिस को इसमें जांच करनी होगी, सच्चाई का पता करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाथरस से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर मृतका के घर पर एसआईटी की टीम पहुंच गई है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 1 घंटे से गांव में एसआईटी की टीम मौजूद है। एसआईटी को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपनी है और इसी को लेकर अब एक जो फाइनल बयान होता है वो दर्ज करने के लिए एसआईटी गांव में पहुंच गई है। जो परिवार के लोग हैं उनसे एक एक कर बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द यानी 7 दिन का टाइम मिला था कि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी थी। अब एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव पहुंची है और जो परिवार के लोग हैं, पीड़िता के परिवार के लोग हैं, उनके बयान एसआईटी दर्ज कर रही है। पिछले 1 घंटे से गांव में ही एसआईटी मौजूद है। बातचीत करने के लिए पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए। पवन, एसआईटी की टीम पिछले 1 घंटे से वहां पर मौजूद है, क्या बयान दर्ज हो चुके हैं या अभी भी बयान एक एक कर पीड़ित परिवार के लोगों से दर्ज करवाए जा रहे हैं, उनके बयान लिए जा रहे हैं? बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जो 3 सदस्यीय एसआईटी टीम है वो यहाँ पहुँची हुई है और सामने सभी परिजनों के साथ बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो एसआईटी टीम है उसको हेड जो कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के जो गृह सचिव हैं भगवान स्वरूप, उनके साथ साथ जो 2 और सदस्य हैं वो दोनों बैठे हुए हैं और परिवार के साथ बैठकर जो भी उनका स्टेटमेंट है उसको दर्ज कर रहे हैं। उसके साथ साथ कल जब डीजीपी और एसीएस होम आए थे तो पीड़िता के परिजनों ने ये कहा था कि हमारी बहुत सारी बातें हैं, हम उनको बताना चाहते हैं। तो अवनीश अवस्थी ने ऐसा कहा था कि हमारे एसआईटी की टीम आएगी, आप उनको सारी बातें अपनी लिखा दीजिए, आपकी जो भी बातें होंगी उन सब पर हम गौर करेंगे। मुख्यमंत्री जी को जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो सारी बातें उनको बताई जाएंगी। तो जितनी भी बातें हैं परिजनों के साथ में अब एसआईटी की टीम कर रही है और सभी के बयान यहाँ लगातार दर्ज किए जा रहे हैं और सबसे बातचीत की जा रही है। बिल्कुल पवन, आप जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है और आप पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ, कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? पीड़िता के भाई को तो हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जिनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि पीड़िता के जो पिता हैं वो भी बैठे हुए हैं, जो दोनों भाई हैं वो भी बैठे हुए हैं, बाकी उनके अलावा और सब अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ उनके साइड में कुछ उनके जो परिजन हैं वो लोग बैठे हुए हैं। हालांकि जो एसआईटी की टीम है वो बात सिर्फ जो पीड़िता के जो दोनों भाई और पिता हैं उनसे कर रहे हैं, उनसे जो पूरी बातचीत है और उनकी जो मांगे हैं या जो उनको और कुछ अगर कहना है तो वो सब बातें उनके साथ में कर रहे हैं, जिससे कि आगे की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाए और उन पर फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो एसआईटी की टीम लगातार वहां अपनी अब जांच में लगी हुई है, लगातार रोज। पवन, ये कहा जा रहा था कि बाकी लोगों के बयान तो दर्ज कर लिए हैं, पिता का बयान रह गया था क्योंकि जब एसआईटी की टीम आई थी पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब पिता का बयान वहां पर दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा क्या घर वालों और भी घर वालों से, उनकी माता जी से क्या बयान दर्ज हो चुके हैं या फिर अभी करने बाकी हैं? और कितना देर वहां रुक सकती है एसआईटी की टीम, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जितने भी परिवारीजन हैं उनके बयान पहले ही दर्ज हो गए थे, सिर्फ पिता का बयान रह गया था उस दिन दर्ज कराने के लिए। तो पिता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो अन्य अगर कुछ उनकी मांगे हैं या उनको कुछ कहना है, उनकी कुछ बातें हैं अगर परिजनों की, तो वो सब बातें यहाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिससे कि वो आगे इस पूरे मामले पर उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जा सके। ये भरोसा कल अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र जो अवस्थी आए थे यहाँ, तो ये भरोसा उनको देके गए थे परिजनों को कि हमारी एसआईटी की
की टीम आपके पास जरूर वापस आएगी और आपको जो कुछ कहना है, जो कुछ आपकी बातें हैं वो आप उनके सामने रख सकते हैं, जिससे कि हम वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे तो उसके आधार पर आपके लिए जो उचित कदम है उठाए जाएंगे। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है पवन, जो कल बड़े अधिकारी पहुंचे थे, अवनीश अवस्थी पहुंचे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं विश्वास दिलाने की पीड़ित परिवार को कोशिश की थी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इंसाफ आपको मिलेगा। उन्होंने कहा था कि कुछ और बयान उनको देने हैं, इसलिए एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव में मौजूद है। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि एसआईटी की टीम के साथ पीड़िता के परिवार के लोग हैं, भाई हैं, पिता हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बाकियों के तो बयान दर्ज हो गए हैं लेकिन पिता के बयान दर्ज नहीं हुए हैं और अब यही बयान लेती हुई एसआईटी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाथरस में सियासी दौर लगातार जारी है। शनिवार को राहुल और प्रियंका गांधी के दौरे के बाद आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हाथरस के लिए रवाना हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अध्यक्षता से डेलीगेशन का जो दौरा हो रहा है हाथरस के लिए, और लखनऊ से वो लोग निकल भी चुके हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव को यह डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से रवाना हो चुका है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है जिसमें नरेश उत्तम जो एसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में ये प्रतिनिधि मंडल हाथरस जा रहा है और उसके बाद पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने के बाद जो रिपोर्ट ये तैयार करेगा उसे अखिलेश यादव को सौंपा जाना है। और हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिसिया रवैये को लेकर लगातार आलोचनाओं में घिरी योगी सरकार ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर खबर की पुष्टि की। बता दें कि विपक्षी दलों की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और शनिवार को पूरे दिन सियासी हंगामे के बाद आखिरकार शाम को राहुल और प्रियंका हाथरस पहुंच गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका दर्द साझा किया। दिन भर चले सियासी हंगामे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मीडिया के जमावड़े के बीच राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट तक बात की। प्रियंका गांधी ने पीड़ित की मां को गले से लगा लिया। इसके बाद पीड़ित की मां फफक फफक कर रो पड़ी। इस दौरान प्रियंका भी भावुक नजर आईं। अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ यह न्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। राहुल बोले, दुख की घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ में है। राहुल इनको धमकाकर इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझ में कागज साइन करवाना चाहते हैं। राहुल प्रियंका के साथ अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और मुकुल वास्तिक भी पहुंचे थे। डीएनडी पर राहुल प्रियंका का काफिला रोके जाने के बाद प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों को जाने की मंजूरी दी थी। पहले राहुल 35 सांसदों के साथ हाथरस जाने वाले थे। डीएनडी पर पुलिस ने समर्थकों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। और हाथरस में पीड़िता के भाई ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है और उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। वहीं हाथरस में पीड़ित के भाई ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि जब हमने डीएम और एसपी से पूछा कि उन्होंने उनकी बहन की डेड बॉडी तक क्यों नहीं देखने दी, तो उन्होंने बहुत बेतुका जवाब दिया। डीएम साहब भी और एडीएम साहब के वगैरह और एसपी साहब भी थे, वही कह रहे थे आपको ये बताइए डेड बॉडी नहीं मिली तो आपको अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती तो आपको उसमें कुछ जानते पढ़ लेते, इसमें इंग्लिश में लिखा होता है। मैंने कहा ये तो हमने जानते, खैर हम डेड बॉडी के बहन के दर्शन तो करा दीजिए, उसको या फोटो खींच के दिखाई कि हमारी बहन की डेड बॉडी है या नहीं है, या अगर आपको हम डेड बॉडी दिखाते तो आप उसको देख भी लेते क्योंकि उसका पूरा सर फटा होता है, हथौड़ा तोड़ा होता है, पूरा शरीर उसका सिला हुआ होता है, ऐसा से बोल रहे थे वो लोग। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच जिले के नए एसपी विनीत जायसवाल ने कमान संभाली है। उन्होंने न्यूज 18 से कहा है कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना है। सीनियर अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ भी अभी गांव पे हम जाएंगे, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।